हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जो 3D ज्योमेट्री का टॉपिक में लेकर चल रहा था उसके अंदर अभी तक मैंने 3-4 या 5 लेक्चर आपको सेंड किए हैं। मैथमेटिक्स के सेकंड ग्रेड के सिलेबस को लेकर के जो मेरी चिंताएं आपके लिए है, मैं उसको आपका हित किस तरीके से हो और किस तरीके से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचे, मेरी ये कोशिश रहती है। मेरा इसके अंदर कोई निजी स्वार्थ नहीं है, आपको इसके अंदर पूरा फायदा मिले, मेरी बस ये कोशिश रहे। तो मैं अब इस 3D ज्योमेट्री का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को आज मैं एक बार फिर से फटाफट समराइज कर रहा हूँ। तो आपको अभी तक जो चीज़ें मैंने भेजी है उनको मैं फटाफट शॉर्ट में एक बार कैसे क्या क्या चीज़ें पहले लर्न करके रखनी है वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं, ताकि आप इस पूरे चैप्टर को एक बार समराइज करके अपने दिमाग में फिट कर सकें। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं एक बार इसकी समरी, यानी इस पूरे पाठ का सारांश। ये जो पाठ है, विशेष तौर से बता दूं आपको मैं, 12वीं की जो CBSE की जो मैथमेटिक्स है वो और RBSE की पुरानी मैथमेटिक्स है, इन दोनों का जो चैप्टर है 3D ज्योमेट्री, जिसके अंदर स्पेशली सरल रेखा के कार्तीय और सदिश समीकरण, समतल के सदिश और कार्तीय समीकरण, इन दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, इनके डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशोज मतलब दिक अनुपात और दिक कोजाएं, इसके अलावा दो रेखाओं के बीच कोण, इसके अलावा रेखाओं के लंबवत होने की कंडीशन, रेखाएं इंटरसेक्ट करती है तो उसके लिए कंडीशन, और इस तरीके से जो प्लेन है यानी समतल का समीकरण और उसकी डायरेक्शन, ये किस तरीके से सवाल में हम कैसे यूज करें, मैं इसको फटाफट आपको समराइज कर रहा हूं। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, जो मेन चीजें सबसे पहले जो काम आ रही है वो है DCs एंड DRs, मतलब दिक को जाएं और दिक अनुपात। तो दिक को जाएं और दिक अनुपात जैसे ही सवाल में आता है तो हम एक बार डरने लगते हैं, है कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास में एक लाइन है और इस लाइन पर कोई दो कोऑर्डिनेट हैं, जैसे कोऑर्डिनेट A मतलब A और B बिंदु, और इनके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज हमें अगर निकालना है तो हमारे पास में दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए। तो ये मालूम है, इसका मतलब आप इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो L लिखेंगे वो L यहाँ पर L M और N। तो L क्या है, कुछ नहीं है, x2 माइनस x1 अपॉन AB, y2 माइनस y1 अपॉन AB, और n जो हो जाएगा वो z2 माइनस z1 अपॉन AB। अब आप कहें AB, तो AB जो है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर सिग्मा कर दिया है। आप तीनों को साथ में ले लेना, डिस्टेंस निकालना आपको आता है। तो ये आपके एलिमेंट और एलिमेंट क्या है, ये आपके DCs हैं, दिक को जाएं। एलिमेंट से लिखते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ऐसे ही, और इनके बीच में नीचे AB से आप डिवाइड करोगे। ये तो हुआ आपके DCs। अब हम अगर इनका नाम क्या है, DRs, दिक अनुपात, और अनुपात का मतलब जब 3 संख्याएं 4 संख्या होती है, अगर अपन को अनुपात में लिखते हैं तो जो कॉमन होती है वो कट जाती है, तो इसके अंदर हम काट दें, इसके अंदर तो इसके अंदर जो जो कट रहा है वो काट दो, तो इसके दिक को जो आएगी वो मतलब दिक अनुपात आएगा वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये होता है A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू। इन दोनों को अगर अपन देखें तो आप देख रहे हो कि A जो है वो आपके किसके इक्वल है, यहाँ A लिख दो, तो एक तरह से आप यूं कह सकते हो A इक्वल टू L इंटू AB, जिसको हम कहते हैं A इक्वल टू एक कांस्टेंट, ऐसे ही B इक्वल टू M के, C इक्वल टू N के, और ये K कांस्टेंट कौन सा है, इनके बीच की दूरी AB। तो ये इनके बीच में
रिलेशन है, आपको ये जानकारी हो। अब मैं बात करूंगा, ये तो हो गया दिक्कोजाएं और दिक् अनुपात। फिर एक चीज बता दूं और कि इन दिक्कोजाओं में एक रिलेशन होता है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट जो इनमें रिलेशन होता है वो हम ये याद रखेंगे। फिर हम बात करें, ये तो हो गया दिक्कोजाओं वाला मामला। अब हम बात करेंगे ये लाइंस यानी कि रेखाएं, रेखा का समीकरण, ठीक है ना। रेखा का जो समीकरण है मैं आपको बता दूं, पहली बात एक तो है R इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी और दूसरा है R इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी माइनस ए। ये दो तरह से होंगे। अब ये कैसे हैं ये ध्यान रखना, ए मतलब वो पॉइंट जहां से ये पास होती, P1 2 3 से ये पास होती है। और दूसरी बात बी क्या है, बी इसके डी आर्स हैं, दिक् अनुपात। आप दिक्कोजाएं भी कह सकते हो या हम दिक् अनुपात के रूप में, यानी कि बी क्या बताएगा, दिशा को बताएगा। ध्यान रखना, ए तो वो पॉइंट है जहां से पास होती है और बी दिशा को बताता है। तो अभी जैसे मान लो 1 2 3 हो गया और दिक् अनुपात आगे हो गया 3 4 5। इनको ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, कोमा लगा के लिखते हैं 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिस बिंदु से गुजर रही है x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। अब इनके नीचे आप क्या जाएगा a b c, मतलब 3 4 और 5। ये एक सरल रेखा का कार्तीय रूप हो गया। अब को नहीं, हमारे को तो सदिश रूप में चाहिए, तो इसी को आप सदिश रूप में ले लें। वो क्या हो जाएगा R इक्वल टू ए मतलब 1 2 3, यानी कि 1i 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमड़ा इंटू ये आपके हो जाएगा b, क्या 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये आपके सदिश रूप में हो गया, यानी ये उस रेखा का सदिश समीकरण है जो 1 2 3 से गुजरती है और 3 4 5 जिसकी डायरेक्शन को बताते हैं, या यूं कहो कि सदिश b यानी इसके वो समांतर है, यूं कहेंगे, ये दिशा को बताता है b। तो ये आपके सरल रेखा का समीकरण हो गया। अब इसकी जगह मान लो अगर ये वाली बात यानी दो बिंदुओं से गुजरता है, तो उस केस में ये जो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके, यहाँ जो है सपोज दो बिंदु, तो ये P, और अब अगर यहाँ Q और कर दूं मैं तो 2 3 5, इससे यानी इन दो बिंदुओं से गुजरती है। अब की बार इसने B नहीं दे रखा है, तो उस केस में इक्वेशन क्या बनेगी आपके, इसी की जगह भले तो आप इसको ऐसे लिख दो कि इस कार्तीय रूप में, तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और नीचे आपको ABC चाहिए, और ABC हमने कैसे निकाला, ये देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 निकाला। तो आप फटाफट इसके अंदर ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये आपके ABC आ गए। तो ये अपने दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण भी हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करें, ये इसका कार्तीय रूप में हो गया। अब इसका सदिश रूप में क्या होगा, कुछ नहीं, आप यूं का यूं, ये 1 2 3 हो गया, तो आप ये यहां पर एज इट इज रहेगा, इसके अंदर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। R इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमड़ा इंटू b माइनस a, इसकी जगह क्या बैठेगा, ये 1 1 2, यानी कि i प्लस j प्लस 2k, ये अपने सदिश रूप में आ जाएगा। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा और एक बिंदु और दे रखा और दिक् अनुपात दे रखा हो, तो दोनों केस में हम रेखाओं को ऐसे निकाल सकते हैं। फिर मैं बात करूं कि
दो रेखाओं के बीच का कोण L1 और L2 के बीच का कोण एंगल। आपको पता है कि रेखाएं हमेशा इस रूप में होती है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। और इसको सपोज आप L2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये L1 क्या हो जाएगा x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2 और z माइनस z1 अपॉन c2। ठीक है ना, यहाँ ये सब 2 चलेगा, ठीक है ना, दूसरी रेखा है ना, तो यहाँ पर C2 हो जाएगा। अब ये दो रेखाएं, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। हमेशा दिमाग में रहे कि कोण दो रेखाओं के बीच ज्ञात करना है, मतलब आपको इन बिंदुओं से कोई काम नहीं है। जिन बिंदुओं से x1 y1 z1 से गुजरती है, ये आपका x1 y1 z1। आप मैंने बता दिया था आपको कि ये जो सदिश b है, दिक् अनुपात है, वो हमारे दिशा को बताते हैं। तो उस केस में आपको केवल ये ए बी सी से काम में लेना है। तो एंगल क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट और दूसरा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये इसके बीच का एंगल निकल जाएगा। याद रखना, मतलब रेखा के समीकरण को देख करके हम उस लाइन से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, हमें पहले ही पता हो, इक्वेशन देख करके पता लगा लें। अब ये दो रेखा हैं, हमने ये निकाले। अब इसके दो स्पेशल केस है। कौन से वाले? समांतर कब होगी और लंबवत कब होगी। तो समांतर और लंबवत बताने के लिए फिर वही बात, आपको कोऑर्डिनेट से कोई काम नहीं। भले तो आप चाहो तो थीटा की जगह 0 कर दो, ने थीटा की जगह 90 डिग्री कर दो π/2, तो दोनों केस आ जाएंगे। भले आप अगर समझो तो जब ये रेखाएं लंब होगी, पहली कंडीशन L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो कुछ नहीं A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपको याद रखना। और दूसरा, अगर ये पैरेलल है, समांतर है, तो समांतर होने की कंडीशन क्या हो जाएगी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा या लेमड़ा। आप याद कीजिए इसको, इस मैंने जब जो सदिश वाला पार्ट लिया था पीछे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के, और त्रिविम यानी ट्रिपल है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट वाला है ना, त्रिक सदिश त्रिक गुणन और अदिश त्रिक गुणन, उसके अंदर मैंने कहा था कि सदिश A और सदिश B अगर समांतर है तो A इक्वल टू लेमड़ा B होना चाहिए, जहां A और B दो गिवन सदिश है। तो आप इसको इससे मैच करिए, ये सेम वही है A1 अपॉन ये A1 अपॉन यहाँ इस तरीके से कर रखा है, ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है, A1 अपॉन A2 B1 B2। तो यहाँ ये और ये पैरेलल इसलिए लगेगा, यहाँ नीचे इसके भी आ जाएगा, कोई खास बात नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके जो है पैरेलल यानी लंब और समांतर की कंडीशन आ जाएगी। ये सरल रेखा से जुड़ी चीजें आपको ध्यान में रखनी आती है। सरल रेखा से संबंधित कुछ जरूरी चीजें, सवाल कैसे बनते हैं वो है, जैसे वो क्या करता है कि आपके पास में एक सरल रेखा x माइनस x1 अपॉन 2 y माइनस y1 यानी कि 2 और z माइनस z1 अपॉन 3, और यहाँ पर इसने क्या कर दिया लेमड़ा, ठीक है, L1, और दूसरी रेखा आपके x माइनस 3 अपॉन 1 y माइनस 4 अपॉन 2 और z माइनस 3 अपॉन 7। ये कह रहा है कि ये दो लाइन दे रखी है। तो पहली बात तो इन लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। इस लाइन का के बारे में क्या है कि ये लाइन 1 2 3 से पास होती है। ध्यान रखना, यहाँ जो चिन्ह होता है उसका अपोजिट चिन्ह होना चाहिए, और इसके डायरेक्शन रेशो जो है वो यानी A B C ये हो गए, ऐसे इसके भी हो गए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करें, छेद करें, यानी ये इंटरसेक्ट करें,
है ना, इंटरसेक्ट करे अगर, तो उस केस में आपको लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इंटरसेक्ट करेगा तो इसके लिए इसने और कुछ दे नहीं रखा, क्या करोगे अब, इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब इन दोनों लाइंस पर कोई न कोई एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां ये मतलब मिलेगी ये वाला पॉइंट और ये मिलेगा। इसका मतलब हम इन दोनों पर कुछ पॉइंट्स रख देते हैं। सपोज इसको मैं लिख दूं R1, मतलब इसको मैं इक्वल R1 कर दूं और इसको मैं R2 कर दूं। तो हमें ऐसी जब लाइन दे रखी हो तो इस लाइन पर स्थित कोई पॉइंट अगर निकालना है तो आप फटाफट R1 और R2 लिखें और इससे वो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे इसके अंदर, 2R1 + 1 x की वैल्यू 2R1 + 1, फिर लेमड़ा R1 + 2, फिर 3R1 + 3, ये आपके एक कोऑर्डिनेट मिल गया। ये वो पॉइंट है जो इस लाइन पर है, ठीक है। फिर ऐसे ही आप इस पर भी निकाल लें, तो यहां पर ये R2 लिखा है तो ये आप इसके अंदर 1 कर लें, R2 यानी कि R2 + 3, ये 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही कॉमा 2R2 + 4 और 7R2 - 3। दूसरा पॉइंट आपके ये मिल गया। ये पॉइंट किस पर है, इस रेखा पर है ना, ये L1 के 2 और ये L2 के 2। अब ये कह रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इसको अगर आप जैसे P कह दें और इसको अगर आप Q कह दें तो ये P और Q दोनों एक ही बिंदु हो, है ना। तो दोनों एक ही बिंदु कब होंगे, जब ये वहां पर जहां ये काटती है वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो उस केस में आपके ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इससे आपके R1 R2 में 2 इक्वेशन बनेगी। इन दोनों से आप R1 और R2 निकाल के और इसके अंदर पुट करें तो आपके लेमड़ा की वैल्यू आएगी। ये ऐसे ही क्वेश्चन RPSC और JEE मेंस के अंदर पूछे गए हैं। तो ये जब कभी प्रतिच्छेद करें तो आपको यही काम करना पड़ेगा। जनरल कैलकुलेशन तो देखो हमें करनी ही पड़ेगी, तो ऐसे आप क्वेश्चन करें। अब इसने ये तो मैंने इसका बता दिया, फिर मैं दोनों के बीच एंगल, दोनों लाइंस के बीच में एंगल का बता दिया। दोनों रेखाएं इस तरीके से जब इस को काटती है तो ये बनेगा। अब मैं रेखा के बाद चलता हूं। अब मैं समतल की बात करूं, प्लेन यानी कि समतल, मैं आपको बता दूं कि समतल का जो सदिश रूप होता है वो r.n = d और दूसरा होता है नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप, है ना। ये अभिलंब रूप ये होता है Lx + My + Nz + d = 0, जहां Lmn क्या है, डायरेक्शन, कोसाइंस। आप इनकी जगह ABC भी इनको मान सकते हैं। तो ये आपके समतल के दोनों के वो है इक्वेशन। अब इसके अंदर एक खास बात है, समतल प्लेन, मैं आपको बता दूं ये कोई प्लेन है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन है, कैसे, जैसे x - x1/2, y - y1/3, z - z1/1, ये कह रहा है कि एक लाइन है, ये लाइन, और ये लाइन आपके x + λy + z + 3 = 0, ये आपके समतल का समीकरण। जब कभी x y z तीनों आते हैं तो वो एक प्लेन का इक्वेशन बन जाता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं इसको लेने से पहले थोड़ा इसको पहले समझा दूं आपको कि समतल का जो समीकरण होगा
वो इस रूप में होगा आर डॉट 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। ये अपने समतल का सदिश समीकरण है। जो आर डॉट ये आपके पास में एन केप की वैल्यू है और ये डी हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो है आप अगर इसको कार्तीय रूप में लिखना चाहो तो ये कार्तीय रूप में कैसे होगा 3 4 5 यानी कि 3x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका सदिश रूप और ये आपका एक्स वाई जेड यानी कि कार्तीय रूप। दोनों को इधर उधर करना हो, अपने को सवाल जिस रूप में इजी आ रहा हो उसको उस रूप में बदल करके न फटाक से क्वेश्चन कर लें। कार्तीय रूप में रहने से अगर इजी पड़ रहा है तो आप उसी से कार्तीय में लिख दें, और अगर वो सदिश में अच्छा लग रहा है तो सदिश से कर लें। तो दोनों से आप अच्छी तरह से आप कर सकते हो। फिर मैं जो टॉपिक ले रहा था कि एक तो मैंने ले ली सरल रेखा, एक ले लिया समतल, मैंने इसके अंदर लेमड़ा डाल दिया। ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन L और ये आपके प्लेन, ये कह रहा है कि ये लाइन इस प्लेन में है, L इज इन P, इस प्लेन में है। चलो ये लो कोई लाइन हो गया, ये इसके अंदर प्लेन में आ गई। अब ये कह रहा है कि आप लेमड़ा फाइंड करिए। कैसे निकालोगे? तो आपको प्लेन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वो कैसे होगा? मैं पहले तो लेमड़ा फाइंड कर लेता हूं। कैसे करूंगा? देखो 2 इंटू 1, 3 इंटू लेमड़ा, 1 इंटू जेड का गुणांक 1 बराबर 0। तो इससे आपके 3 लेमड़ा इक्वल टू -3, तो लेमड़ा इक्वल टू -1 आ गया। अब मैंने यहां कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की? मैंने वो वाली यूज की, लंब वाली, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। दो रेखाएं या दो समतल परस्पर लंबवत हो तो उसकी शर्त लगा दी मैंने, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कि ये तो दोनों समांतर तो है। क्वेश्चन यहां उठता है कि रेखा इस प्लेन में है, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लेन होता है, प्लेन की डायरेक्शन हमेशा उसके लंबवत होती है। जब कोई लाइन आपके, सपोज ये आपके कोई लाइन है, ये प्लेन है, तो ये आपके लाइन इसके अंदर पड़ी है, ये लाइन इस प्लेन में है, और इस प्लेन की जो डायरेक्शन होगी वो आपके इस तरीके से परपेंडिकुलर होती है, ये आपको पता है। इसका मतलब लाइन प्लेन में है, समतल में, तो लाइन और प्लेन की डायरेक्शन नॉर्मल के एलोंग होती है, अभिलंब के निर्देश, और इसलिए लाइन और प्लेन कैसे हो गए? परपेंडिकुलर, और इसलिए मैंने इसके अंदर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा दी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इससे आपके लेमड़ा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये कुछ जरूरी थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर मैं बात करूं जो एक तो है लाइन और एक है प्लेन, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए सीधा सीधा मैं आपको याद दिला दूं, मैंने करा रखा है। तो साइन फाई इक्वल टू बी डॉट एन के, इसको ऐसे लिख दें, अपॉन मोड ऑफ बी और मोड ऑफ एन। ये आपको साइन फाई, और ये कोस की जगह साइन फाई क्यों हुआ? आपको पता है कि दो समतलों के बीच का जो एंगल निकालते हो या दो रेखाओं के बीच का कोण निकालते हो, तो उस केस में दोनों में सेम बैठता है। या पूरा लिख देता हूं, चलो, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर फिर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये जो है किसका? दो समतलों के बीच का एंगल, ठीक है, या दो रेखाओं के बीच का कोण। लेकिन जब एक रेखा और एक समतल होगा तो आपको इनके बीच में साइन लेना पड़ेगा। अब b और n क्या है? आपको पता है कि b, तो रेखा की बात करें
तो वो होती है r इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी। और प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो देख लो रेखा के अंदर आपके दिशा का काम कौन कर रहा है? बी, डायरेक्शन बी बता रहा है। और समतल के अंदर डायरेक्शन कौन बता रहा है? एन कैप। तो इसलिए बी और एन से इसका एंगल हम डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर। तो ये आपके समतल और इनके बारे में बात हुई। रेखाएं, दो रेखाएं दे रखी है, x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी, एंड दूसरी है x इक्वल टू ए डेज वाई प्लस बी डेज और z इक्वल टू सी डेज वाई प्लस डी डेज। ये रेखाएं दे रखी है और ये कह रहा है कि ये परस्पर लंबवत होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर। यदि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको शर्त दे रखी ए डेज प्लस सी डेज इक्वल टू 1, दूसरा है ए डेज प्लस सी डेज इक्वल टू -1, तीसरा ए डेज माइनस सी डेज इक्वल टू 1, और डी है ए डेज प्लस सी डेज इक्वल टू -2। ये आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि लंबवत होगी तो इनमें से कौन सी कंडीशन राइट होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नहीं है, आपको खाली सेट करना है। मैं इसको जो लिख रहा हूँ पहली लाइन को, ये है आपके x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई। ठीक है, इसे ये आ गया। और दूसरी जो लाइन है L2, वो क्या है? x माइनस बी डेज अपॉन ए डेज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये बन रहा है इसके अंदर। और ये इससे एक और बन रहा है कि z माइनस डी डेज अपॉन सी डेज। और इसके अंदर भी और क्या बन रहा है? ये तो बन गया। और z माइनस डी डेज, यहां पर z माइनस डी बनेगा, है ना, इसमें डेज नहीं लगेगा, ये इसका था इसलिए। और z डी डेज अपॉन इसके अंदर कौन बनेगा? सी डेज। इनको मैं थोड़ा सही कर दूं तो L1 क्या बन गया? x माइनस बी अपॉन ए वाई माइनस 0/1 z माइनस डी अपॉन सी। और L2 जो बन रही है वो क्या बन रही है? x माइनस बी डेज अपॉन ए डेज वाई माइनस 0/1 इक्वल टू z माइनस डी डेज अपॉन सी डेज। ये हमने सरल रेखाओं के दोनों ही पैटर्न को मानक रूप में बदल लिया। बिल्कुल इजी काम। अब लंबवत होगी तो लंबवत के लिए क्या है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके a1 a2 a डेज प्लस 1 1 प्लस c डेज इक्वल टू 0। तो ये आपके क्या आया? ए डेज प्लस सी डेज इक्वल टू -1। तो ये आप देख लीजिए, ये इसके अंदर आपके ऑप्शन बी वाला राइट है। तो ये ऐसी कंडीशन आए तो देख के डरने की जरूरत नहीं, हमें खाली इक्वेशन को समझना और जो कुछ थ्योरी मैंने आपको बताई है उसी थ्योरी को, उन्हीं नियमों को, उन्हीं सिद्धांतों को आप इसके अंदर ढूंढ करके अप्लाई करें कि मैं किधर से क्या लूं, है ना। तो ये इस तरीके से आप इनको। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ऐसा ही। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास में जो बिंदु है 5 1 और a, ठीक है, एक बिंदु तो है ये, दूसरा बिंदु है 3 b और 1। ये कह रहा है कि एक लाइन है जो इनसे गुजरती है, इन दो बिंदुओं से गुजरती है। और ये कह रहा है, ये यूं भी कह रही साथ में कि वाई जेड जो तल है ना, उस तल
में एक बिंदु है 0, 17/2 -13/2, ठीक है ना। तो इनसे वो जाती है। अब आपके पास आंसर दे रखे हैं, आपको जो ABC की वैल्यू निकालनी है। तो ये कह रहा है कि A = 2, B = 8, B = A = 4, B = 6, C A = 6, B = 4 और D है A = 8 और B = 2। ये इसने दिया, मतलब क्या कहा, दो बिंदुओं से जाती है और इसके अलावा YZ में तल जो है ना, XYZ प्लेन जो होता है, तो YZ प्लेन में एक बिंदु और है, ये इससे जाती है। तो सीधी सीधी बात होगी कि ये इन तीन बिंदुओं से जाती है, तीनों बिंदु जाती है। और ये कह रहा है कि A और B की वैल्यू क्या होगी। आप एक काम करो, पहले आप इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण लिख दें। तो वो क्या लिखोगे, x - x1 अपॉन A, y - y1 1 अपॉन B और z - z1 अपॉन C। अब A B C कहाँ से लाए, दिक अनुपात x2 - x1 यानी 3 - 5 - 2, y2 - y1 यानी b - 1, z2 j - z1 यानी ये आ गया 1 - a। ये आपके वो रेखा हो गई जो इन दोनों बिंदुओं से जाती है। अब ये कह रहा कि ये वही रेखा है जो वापस YZ तल में इस बिंदु से भी जाती है। तो फिर बचा ही क्या है, आप x YZ की जगह इनको पुट कर दो, ये वाला। तो 0 - 5/-2, y की जगह 17/2 -1, b - 1, z की जगह -13 - a 1 - a। बस अब आप एक बार इन दोनों को इक्वल ले लो तो इससे आपके b आ जाएगा। दूसरी बार में आप भले इन दोनों को ले लो, न जाने दो, न जहाँ इजी पढ़ रहा हो वो ले लो, इन दोनों को ले लो, इसमें खाली a आ रहा है, इसमें कोई सारे कांस्टेंट है, तो इससे आपके a भी आ जाएगा। बस ये सिंपल सा काम। तो इससे आपके जो सही आंसर आएगा वो ये आएगा। तो ऐसे आपको इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में आपको पता हो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, एक थ्योरी इसकी ओर रह गई, वो ये है कि जैसे एक प्लेन है r.3i + 4j + 5k + 6 = 0 से P111 की दूरी ज्ञात कीजिए, समतल से दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये सदिश रूप में दे रखा, कोई परेशानी नहीं, आप डायरेक्ट सुविधा के लिए आप अगर आपको चाहिए तो इसको ऐसे लिख दो, 3x + 4y + 5z + 6 = 0। और अब इसकी 111 से दूरी लिखनी है तो क्या है, 111 यानी कि 3 + 4 + 5 + 6 और रूट में 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। बस ये सोल्व किया, ये इसके आंसर। तो ये इस चैप्टर का जो एक समराइज है, इसके बेस पे आपको इसको और इसके कोई से भी क्वेश्चन आप इस थ्योरी से बाहर नहीं है। जो मैंने फॉर्मूले बता दिए, इन फॉर्मूलों से बाहर इसमें कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस अगर करते हैं और क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं तो बहुत कम टाइम में, मैंने क्या समझाना था पूरा, इसलिए मैंने थोड़ा देर लगाई। बाकी अगर सेल्फ समझ में आने के बाद अगर सेल्फ करें तो ये चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं।